जो नए साथी चैनल पे जुड़े हैं उसके लिए मैं फिर से बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया दोस्तों रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए क्या होता है, इस टाइम पे आप नए नए फ्रेंड से मिलते हैं, ठीक है, और वहां पर आप सिलेबस देख लेते हैं कि जो आप नहीं पढ़ाई किए हैं। आप सोचते हैं कि देखिए मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ, अब मेरा क्या होगा। देखिए आप जितना पढ़े उतना आप लोगों के लिए इनफ है, आपको अभी नई चीज पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अक्सर इसी टाइम पे बच्चे गलती करते हैं, आपको यही गलती नहीं करनी है। मैं बार बार सभी वीडियो में ये बात बोलते आया हूं और अभी तक जब तक आपका एग्जाम फाइनल नहीं होगा तब तक बोलता रहूंगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में फिजिक्स का टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोग कम से कम वीडियो को 2-3 मिनट देखिए, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप लोग को लग जाएगा किस तरह का मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। हो सकता है दोस्तों इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ ले, या फिर आपका जो मैं पैटर्न आपको बताऊंगा वो पैटर्न पे तो आपको पूछेगा ही, ठीक है, ये 100% है। और दोस्तों मैं आपको सोल्यूशन भी कुछ कुछ क्वेश्चन का कराऊंगा जो आप लोगों से नहीं होगा, यानी कि जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आवेश का विमा होता है, तो दोस्तों आपको पूछ रहा आवेश का विमा क्या होता है, तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन है ए डी। यहां पर मैं सभी ऑप्शन नहीं बोलूंगा, नहीं तो वीडियो फिर लंबी बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको 2-3 बार रिपीट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, तो कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, आपको पूछ रहा है तो कितना होता है, तो दोस्तों सेकंड का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 2। तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, आपको पूछ रहा है सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विभव मापी द्वारा, यानी कि विभव मापी के द्वारा आपका सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनंत, यानी कि इन्फिनिटी राइट आंसर है आपका, ठीक है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षैतिज प्रदर्शित करते हैं, तो क्षैतिज जो है वो क्या प्रदर्शित करते हैं, तो 5th का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी लौह चुंबकीय पदार्थ, तो क्षैतिज जो है वो प्रदर्शित करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और लगभग हर बार पूछता है, तो दोस्तों 6 का राइट आंसर है बी फैराडे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है क्या करने के लिए, तो दोस्तों आपका राइट आंसर है एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, क्या करने के लिए, एसी वोल्टता बढ़ाने या फिर घटाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मैं पिछले वीडियो में भी कराया हूं, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है, आपको पूछ रहा है कोहरे में जो फोटोग्राफी होती है उस समय प्रयुक्त फिल्म क्या होती है, आपको ये पूछ रहा है। तो दोस्तों 8 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी औरक्त, औरक्त आपका राइट आंसर होगा बी। जब कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है फिल्म में तो वो है औरक्त, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन कभी कभी बिहार बोर्ड पूछता है दोस्तों। तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी अपवर्तन, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस घटना को हम लोग अपवर्तन भी कहते हैं, ठीक है, अपवर्तन ही कहते हैं भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका नाविकों के मिलने से नए नाविक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं, तो नाविकों के मिलने से नए नाविक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो दोस्तों 10 का राइट आंसर ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन कहते हैं उस घटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूलम्ब बल है, तो कूलम्ब बल क्या है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, या फिर ऑप्शन सी दोनों है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो कूलम्ब बल जो है वो केंद्रीय बल भी है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, और दोस्तों विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों है, कूलम्ब बल दोनों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट घंटा KWH मात्रक है, किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा, तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ऊर्जा का, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बिहार बोर्ड यही सब पूछता है, न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछता है, खास करके बिहार बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है, तो स्वस्थ मनुष्य, दोस्तों आज पे आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन है और अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 50,000 ओम, 50,000 ओम आपका राइट आंसर होगा। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना होता है, 50,000 ओम प्रतिरोध होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है W, और आपको यहाँ पर दिया हुआ जैसे कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं I बराबर होता है Q/T, ठीक है, I बराबर होता है Q/T, Q आपका दिया हुआ यहाँ पर 10 एम्पीयर, T दिया हुआ टाइम, ठीक है, और I इससे निकल जाएगा, जब I आपका निकल जाएगा I भी निकल जाएगा और यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ, ये दोनों से दोस्तों आपका वर्क निकल जाएगा। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1500 जूल, तो आप लोग जरूर इस फॉर्मूला पे बैठाइएगा, आप लोगों का राइट आंसर 1500 जूल निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ला इकाई होती है, तो टेस्ला किसकी इकाई होती है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की, तो टेस्ला इकाई होती है चुंबकीय क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपका
5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा होगा। तो आपको यहाँ पर ऊष्मा पूछ रहा है जिसका आपका आर दिया हुआ कितना 5 ओम, वहीं पे दोस्तों विभवांतर दिया हुआ 7 वोल्ट और टाइम भी दिया हुआ 20 मिनट। जब आप इसको फॉर्मूला पर बैठाइएगा तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2800 कैलोरी। दोस्तों ये जो वीडियो लंबी बन जाती है इसलिए मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग को एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल जरूर आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे आप लोगों को इस बार ऑप्शन बहुत ज्यादा है, अगर आप लोग न्यूमेरिकल नहीं भी जानते तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इस बार न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, आप लोग किसी को भी बना करके 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों 17 क्वेश्चन है, लोहा होता है, लोहा क्या होता है? तो 17 का राइट आंसर होगा लौह चुंबकीय। तो लोहा एक लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों 18 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। तो जब हम लोग इसका संवेदनशीलता को बढ़ाएंगे तो आपको क्या करना होगा? अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो दोस्तों 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घटता है। जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह होता है, किधर से किधर होता है ये आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका बी, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। तो आपका गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, कब नहीं होता है? जब विभव मापी का प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपका, विवर होल मोबाइल आवेश वाहक होता है। तो आपको पूछ रहा है विवर होल मोबाइल आवेश में वाहक किसमें होता है, आपको यही पूछ रहा है। तो 21 का राइट आंसर होगा आपका फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषित होता है। आपको पूछ रहा है ट्रांजिस्टर की जो धारा है अल्फा परिभाषित किसके लिए है? आप लोग राइट आंसर जरूर दीजिए। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी, IC/IE, IC/IE। ठीक है, राइट आंसर आपका होगा IC/IE ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। तो उस युक्ति को क्या कहते हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो आपका राइट आंसर होगा सौर सेल। तो सौर सेल कहते हैं उस युक्ति को जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किधर होती है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बी के समांतर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ई इंटू बी के समांतर होती है। किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग के संरचन की दिशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का आपका, समतल दर्पण की वर्कता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वर्कता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है, शून्य होती है, क्या होती है? तो दोस्तों 25 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनंत। तो समतल दर्पण की वर्कता त्रिज्या अनंत होती है, उसका कोई त्रिज्या का सीमा नहीं है, वो इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है? तो तालाब जो है उसका तली, ठीक है, उसका प्लेन जो है वो ऊपर उठा हुआ थोड़ा सा नजर आता है, वो क्यों होता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो 26 का राइट आंसर है आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण हम लोगों को तालाब की तली जो है कुछ ऊपर उठी हुई नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। आपको पूछ रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो 27 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उपयोगतल लेंस जिसका म्यू दिया हुआ 1.5 के प्रत्येक तल की वर्कता त्रिज्या भी दिया हुआ 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता होगी। तो जब आप फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो दोस्तों 28 का राइट आंसर निकलेगा आपका ए 5D। अभी सॉल्यूशन नहीं करूंगा, फिर दोस्तों वीडियो लंबी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता दिया हुआ 12D की आवर्धक क्षमता है। तो 29 का दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए 4। तो एक आवर्धक ग्लास जिसका क्षमता 12D है तो उसका आवर्धक क्षमता कितना होगा? 4 होगा। इस बार आप लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा है, इसलिए न्यूमेरिकल का आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वर्कता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। तो विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वर्कता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? उस दृष्टि दोष का नाम क्या है? तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी, अबिंदुकता। अबिंदुकता उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो हम लोग का जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका उपचार के लिए, उसका निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस, उस लेंस का क्या नाम है? तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवतल लेंस। तो उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपका,
निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो आपको पूछ रहा है निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो दोस्तों 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित होता है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर होगा आपका ए, घटता है। तो जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है यानी कि कोई शीशा में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या होता है? घटता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 आपका, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगा। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया हुआ कितना? -13.6, जो कि हम लोगों को याद भी होगा, और उसके दूसरे जो बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगा। तो दोस्तों देखिए इसका तो एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आप लोगों को सिंपली मुंह में याद होना चाहिए। तो 34 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड वाला होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहीं पे फर्स्ट वाला आपका होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती? तो आपको पूछ रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो 35 का दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, लाइमन श्रेणी में। तो लाइमन श्रेणी में अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया हुआ थोरियम दिया हुआ जिसका 90 है। ठीक है, मास नंबर, और मतलब कि मास नंबर 230 है, और वहीं पे दोस्तों एटॉमिक नंबर 90 है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो जब आप फॉर्मूला बैठाएंगे तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या निकलेगा आपका ऑप्शन बी 140, 230 में ये घटा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला है आपका एटॉमिक मास में जब एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है, जो कि है 140। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 आपका, एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है, इसकी औसत आयु होगी। तो आपको पूछ रहा है 37 का सबसे पहले राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 14.4 घंटा। ठीक है, तो एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु कितना है? 10 घंटा है, तो इसकी औसत आयु क्या है? 14.4 घंटा। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी तो पूछा नहीं है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ मैथ भी इस चैनल पे कराता हूं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और आपका आंसर की भी कराऊंगा जो आपका एग्जाम होगा, और हो सकता है क्वेश्चन आउट हो जाए तो आपको इसी चैनल पे कराऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 आपका, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आईबी तथा समग्राहिक धारा आईसी में संबंध है। तो आपको पूछ रहा है आईसी, आईबी और आईसी में संबंध क्या है? तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, IC = IE - IB, IC = IB - IE। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IE - IB, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम है। तो ये जो आपका गेट दिया हुआ है, अब आपको इसका नाम पूछ रहा है, नंद होगा, एंड होगा, और होगा, नोर होगा। तो 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, एंड। तो ये एंड गेट का है, किसका? ये एंड गेट का। आप लोग देखिए यहाँ पर एक 0 है, बाकी सब जो है 0 1 1 0 1 1, तो ये किसका है? एंड गेट का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपका, नंद गेट, ठीक है, NAND गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। तो NAND नंद गेट के लिए बूलियन व्यंजक कौन सा है? आप लोग जरूर कमेंट करें। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए, A.B पे बार = Y। ठीक है, इसको डैश भी बोलते हैं, तो A.B डैश = Y। तो नंद गेट के लिए बूलियन व्यंजक यही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपका, मॉड्यूलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। तो मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 41 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, विमाडुलन। तो मॉड्यूलन के विपरीत क्या कहते हैं? विपरीत हो गया वि, और मॉड्यूलन हो गया मॉड्यूलन, तो विमाडुलन। ठीक है, तो प्रक्रिया को कहते हैं विमाडुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जिनकी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले आंसर सुन लीजिए, 56 किलोमीटर। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं, लेकिन अगर कभी पूछ दे तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका रहेगा, इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव याद रखिए, कितना है? 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर 245 मीटर ऊंचाई होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट लगे होंगे। मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आता हूं इस चैनल पे। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं काफी कम बच्चे इस समय पढ़ पाए हैं, खासकर लॉकडाउन के कारण। इसलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, 2-3 दिन बचे में जो अच्छा से थोड़ा सा तैयारी हो जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।